नमस्कार, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात भारत की राजनीति में जड़ जमा चुके परिवारवाद की। पूरब से लेकर पश्चिम हो या फिर उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत में सियासी सांसें परिवारवाद की गुलाम बन चुके हैं। यह परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन इसकी जड़ें लगातार जमती जा रही हैं। पीएम मोदी लगातार इस परिवारवाद पर हमला बोलते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया है। तो एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार करते हुए यूपी के चुनाव से ठीक पहले जहां मुलायम सिंह यादव की फैमिली को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नीतीश की तारीफ कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। पीएम के इस धमाकेदार इंटरव्यू से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा प्रहार किया है। एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ लहजे में कह दिया कि राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा खतरा है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। तो परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव के समाजवाद पर सवाल खड़े करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में वे नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी समाजवादी रह चुके हैं। क्या नीतीश जी के परिवार का कोई सदस्य बिहार की सियासत में है? लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। एएनआई के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फर्जी समाजवाद की संज्ञा दी। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, जिससे बिहार एनडीए के नेताओं की बाँछें खिल गई। जेडीयू गदगद है तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को असली समाजवादी बता रही है। राजनीतिक विमर्श में माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जो उन्होंने प्रशंसा की है, यह निश्चित रूप से सच को कबूल करना और लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में नई पीढ़ी को एक नया संदेश कि ऐसे नेता जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं और परिवारवाद जैसी राजनीतिक जो चुनौती है उसका मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाजवाद का ठीक उदाहरण दिया है। जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, जो समाजवाद के असली प्रणेता हैं, समाजवाद को जमीन पर सही तरीके से उतारने का काम जिन्होंने किया है। वहीं पीएम के हमले से बैकफुट पर आई विपक्षी पार्टियों के नेता परिवारवाद को लेकर सफाई देते फिर रहे हैं। सुन लीजिए। हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। आज बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं जो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी, अगर उसमें सक्षम कोई व्यक्ति है और लायक है, एबिलिटी है उसमें, तो राजनीति का बेटा, अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसमें परिवारवाद का क्या सवाल है? प्रधानमंत्री जी के तारीफ करना हो सकता है मजबूरी हो, चूंकि उन्हें राजनीति करना है, लेकिन परिवारवाद में नीतीश कुमार जी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा भूल गए कि उनके दल में परिवारवाद क्यों है। परिवारवाद पर प्रहार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है।
एक तो यूपी चुनाव में खुलेआम समाजवादियों को आईना दिखा दिया, तो दूसरी ओर बिहार एनडीए में एकजुटता का संदेश भी दिया। नीतीश कुमार की तारीफ कर विरोधियों को यह भी बता दिया कि आखिर क्यों नीतीश जी को सुशासन बाबू कहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में परिवारवाद की जड़ें किस तरह से जमी हुई हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार करते रहे और एक बार फिर से उन्होंने इसका जिक्र किया। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से शुरुआत कीजिए तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस एक ही परिवार में कैसे कैद होकर रह गई है। फिलहाल इससे आजाद होने के आसार भी नजर नहीं आते हैं। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन जो है वो बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यानी कि ये पूरा का पूरा परिवार कैसे राजनीति और इसी परिवार के बीच कांग्रेस की पूरी राजनीति चलती रही है। तो भारतीय राजनीति में परिवारवाद, जिस परिवारवाद को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, बार बार इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता रहा है कि इससे राजनीति को निकालना बहुत जरूरी है। यह समझना होगा कि पार्टी परिवार नहीं होती और परिवार को पार्टी तक किस तरीके से बांध कर रखा जाता है, इसे निकालने की जरूरत है। हम समाज सेवा के लिए, लोगों की जन सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं और ये सोच समाजवादी बनाती है और इसी सोच को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस इस परिवारवाद की जननी रही है, कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाया, इसे बढ़ाने में उसकी भूमिका रही और अब ये फहरिस्त जो है वो कई पार्टियों में और कहीं लंबे स्तर पर अब नजर आने लगी है। वहीं बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में आरजेडी वो नाम है जिसमें परिवार की पार्टी बनकर ये आरजेडी जो है वो रह गई है। लालू परिवार के लोग इस पार्टी पर कब्जा जमाए हुए हैं और ये क्यों है, इस चेन को भी देखिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद भारत की राजनीति में परिवार किस तरीके से हावी है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बाद परिवार के अंदर दोनों पुत्र और फिर मीसा भारती जो कि बड़ी बेटी हैं, उनका नाम भी आप देख पा रहे होंगे। तेज प्रताप सबसे बड़े बेटे, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे कि जो छोटे बेटे हैं और मीसा भारती जो राजनीति में अपने आप को कई स्तरों पर, कई जगहों पर सक्रिय दिखाती भी रही हैं। और इसी के इर्द गिर्द बिहार में आरजेडी की राजनीति जो है वो घूमती है। इसी नाम के इर्द गिर्द बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी भूमिकाएं निभा जाती हैं और हर तरह के फैसले इन्हीं के बीच होते हैं। सवाल इसीलिए कि क्या पार्टी के अंदर दूसरे शीर्षस्थ नेताओं की कोई भूमिका नहीं, क्या उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, क्या उनको पार्टी को लेकर आगे चलने या बढ़ने का उनका तजुर्बा सिर्फ तजुर्बे तक ही रह जाता है? क्यों आरजेडी इस परिवार के बाहर नहीं निकल पाती? और एक बार देखिए, ये परिवारवाद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता रहा है कि इसे एक चेन, इस गूढ़ता को तोड़ने की जरूरत है जो अंदर तक घर कर चुकी है और भारत की राजनीति के लिए बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। और इसी परिवारवाद से हमें बाहर निकलना होगा। इस राजनीति को आगे ले जाने की जरूरत है। क्षमता के अनुरूप अगर आपके अंदर काबिलियत है, चाहे आप युवा हो या फिर आप वरिष्ठ हो, वो जिम्मेदारी उन सभी लोगों तक जानी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो परिवार के इर्द गिर्द ही सीमित होकर रह गई हैं और राजनीति का मतलब उस परिवार और परिवार के अंदर के लोगों तक ही सीमित हो जाता है। बिहार से आगे निकलिए, झारखंड जो कि अब बिहार से अलग राज्य हो चुका है, झारखंड की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी अगर झारखंड में जेएमएम की बात की जाए तो ये भी सिर्फ दो चेहरों में ही सिमटकर पार्टी रह गई है। शिबू सोरेन परिवार का कब्जा है जेएमएम पर और जेएमएम में शिबू सोरेन और उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जो कि इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी नाम के इर्द गिर्द जेएमएम पार्टी जो है वो सीमित है और इसी में राजनीति घूमती रही है। यही राजनीति का झारखंड में जेएमएम की राजनीति की अगर बात की जाए तो यही वो दो चेहरे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी पार्टी और राजनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया।
चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि परिवारवाद की परिभाषा देखनी हो और कैसे ये परिवारवाद हमारी इस राजनीति को गंदा करे जा रहा है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी देखिए, जहां आज विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई है पहले चरण की। प्रमुख पार्टी एसपी और एसपी पर मुलायम सिंह परिवार का कब्जा रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इन ग्राफिक्स के जरिए और इन चेहरों को जिसे आप भलीभांति जानते पहचानते भी हैं। मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े मुखिया के तौर पर जिनसे एसपी की पहचान है, उनके बाद अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिलती है। उनकी पत्नी डिंपल यादव आपको नजर आ रही होंगी, तेज प्रताप और अपर्णा यादव। हालांकि अब अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर उनकी सोच रही है, जिस तरीके से देश को एक परिवार और परिवार ये देश में काम करने वाले तमाम लोगों और उनकी भूमिका, उनके अपने अपने कार्य कुशलता और क्षमता के अनुरूप उनकी तरफ से आपकी और नापी जाती है, यही कार्यशैली उन्हें पसंद आती है और इसीलिए एसपी से बाहर निकलकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये वो राजनीति के चेहरे हैं जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो परिवारवाद का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसकी चर्चा बार बार की भी जाती है। यूपी की ही एक और पार्टी है, पार्टी आरएलडी। अब आरएलडी का जब भी जिक्र आता है तो भारत में पारिवारिक राजनीतिक की अगर बात करें तो आरएलडी पर चौधरी चरण सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। चौधरी चरण सिंह से शुरुआत कीजिए और उसके बाद देखिए अजीत सिंह और जयंत चौधरी। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार इस परिवारवाद को तोड़ने की बात करते रहे हैं, इससे बाहर निकल की बात करते रहे हैं। समाजवादी अगर आप अपने आप को कहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो सोच आपकी व्यापक होनी चाहिए, जन सेवा की भावना होनी चाहिए और सिर्फ कथन में नहीं, आप लोगों के हित में काम करें, परिवार से बाहर निकलकर काम करें। इसका जिक्र उनकी तरफ से किया जाता रहा है और भारतीय राजनीति में परिवारवाद का आरएलडी भी उदाहरण रहा है। जम्मू कश्मीर का रुख कर लीजिए तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पर अब्दुल्ला परिवार का हमेशा से कब्जा रहा है और परिवारवाद का ये परिवार कह लीजिए या ये पार्टी कह लीजिए जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से आप जानते हैं, उसमें शेख अब्दुल्ला से इसकी शुरुआत होती है, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला। सवाल यही कि क्या अब्दुल्ला परिवार से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं है? क्या उसके बाहर लोगों के लिए इसमें स्थान नहीं है? क्या ये पार्टी सिर्फ इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रह जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिवारवाद जिसका जिक्र किया जाता है कि पार्टियों को इससे बाहर उबरने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है, ये भूमिका, दायित्व, ये सारी चीजें दूसरों को क्यों नहीं हासिल होती हैं? ये सवाल इसीलिए पैदा करता है क्योंकि कई मौकों पर जब भी बात चेहरे और दायित्व की आती है तो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द राजनीति जो है वो घूमकर रह जाती है पार्टी की। जम्मू कश्मीर में पीटीपी का भी हाल कमोबेश यही है। आपके सामने दो चेहरे, दो नाम, दोनों नाम पहचान के मोहताज नहीं है, सभी ने बखूबी जानते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और देखिए इन्हीं चेहरों के बीच पीडीपी जो है वो सीमित नजर आती है और इसीलिए परिवारवाद यहां पर भी हावी नजर आता है। महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की पार्टी एनसीपी पर शरद पवार परिवार जो है, इस शरद पवार परिवार का कब्जा हमेशा से रहा है। एनसीपी की बात करें तो यहां पर शुरुआत शरद पवार से अगर कीजिएगा तो उसके बाद ये कड़ी आगे बढ़ती तो जरूर है लेकिन परिवार से बाहर नहीं निकल पाती, ये चेन अंदर ही घूमती रहती है। और देखिए कैसे ही शरद पवार से अजीत पवार को भूमिका दी जाती है, उन पर विश्वास किया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद सुप्रिया सूले नाम जुड़ता है, युवा चेहरे के तौर पर भरोसा किया जाता है युवा पर, लेकिन ये युवा भी परिवार के अंदर का ही, उसी पर ये जिम्मेदारी और उसी पर भरोसा भी। तो क्यों है ऐसी स्थिति, ये सवाल जरूर पैदा होता है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजनीति में टीआरएस पर के चंद्रशेखर राव के परिवार का कब्जा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझिए। के चंद्रशेखर राव जिनके ऊपर इस वक्त तेलंगाना, यहां पर लोगों ने भरोसा जताया मुख्यमंत्री की भूमिका के तौर पर इस वक्त निर्वहन करते हुए अपने दायित्वों का, और यहां पर भी परिवार कैसे हावी है, के चंद्रशेखर राव, उसके बाद के कविता और केटी रामाराव। ये वो स्थिति है जिस बीच यहाँ की राजनीति भी परिवार में ही समाहित होकर
रह जाती है। इसके बाहर वो देख नहीं पाती या जानबूझकर देखना नहीं चाहती है और इसीलिए परिवारवाद से बाहर निकलने की बात की जा रही है। भारत के अंदर कैसे पारिवारिक पार्टियां जो है वो सीमित बनकर रह गई हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द उन पार्टियों का वजूद नजर आता है। सवाल ये कि आने वाले बड़े चेहरे, तजुर्बेकार चेहरे दूसरे भी हैं। उन पार्टियों में लंबे अरसे तक काम करने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी होती है, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी, वो विश्वास नहीं दिया जाता। कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्होंने कई मौकों पर इन पार्टियों को विजयश्री हासिल कराई है। उनका लोगों के साथ जुड़ाव ज्यादा रहता है, लोगों के बीच उनकी पैठ ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्यों पार्टी का मतलब परिवार और परिवार पार्टी तक बनकर सीमित। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की प्रमुख पार्टी है जेडीएस। आप बखूबी इसे जानते होंगे। आपके सामने ग्राफिक्स के तौर पर चेहरे भी हैं। डीसी रमन्ना और रेवन्ना, इन दो चेहरों को हमने नहीं दिखाया है, सिर्फ यहां पर एक सांकेतिक रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन नाम से आप बखूबी वाकिफ हैं। जेडीएस पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी का कब्जा है। जेडीएस, एचडी देवगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, डीसी रमन्ना, रेवन्ना और निखिल प्रज्वल, ये वो नाम है जहां देखिए बड़े चेहरे से लेकर एचडी देवगौड़ा से शुरुआत जरूर हुई, एचडी कुमारस्वामी और उसके बाद डीसी रमन्ना, रेवन्ना और निखिल प्रज्वल, लेकिन इन्हीं के बीच ये परिवार की पार्टी जो है वो घूम रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की प्रमुख पार्टी टीडीपी, इस टीडीपी पार्टी का भी जिक्र यहां जरूर किया जाएगा क्योंकि टीडीपी पर चंद्रबाबू नायडू के परिवार का कब्जा है। टीडीपी की अगर बात करें तो एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू और फिर नारा लोकेश, ये वो नाम है जहां पर टीडीपी सीमित हो जाती है। यूं कहें कि शुरुआत होती है और यहीं पर आकर खत्म हो जाती है और आगे अगर ये चेन बढ़ेगी आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में, तो भी इस परिवार के अंदर ही ये चेन घूमती नजर आएगी। और इसीलिए भारत की पारिवारिक पार्टियां कैसे अपने अंदर ही पार्टी को समाहित रख लेती हैं, इसी को पार्टी का वजूद बना देती हैं। पार्टी की सच्चाई यहीं तक रह जाती है और बड़ी भूमिका सिर्फ पार्टी के अंदर निकलने वाले चेहरों तक ही दी जाती है। तो सवाल यही कि परिवारवाद से आखिर ये पार्टियां बाहर कब निकलेंगी। डीएमके, एम करुणानिधि, एम के स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन इन पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं है। जिस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ, सबको साथ लेकर चलने की, सब पर भरोसा जताने की, सबको दायित्व देने की, वो ये लोकतंत्र की परिभाषा जब कुछ खास पार्टियों, कुछ खास चेहरों पर आती है तो वही खत्म हो जाती है। ऐसे में ये पार्टियां लोकतंत्र के लिए किस कदर खतरा है, सहजता से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री यही बात बार बार कह रहे हैं कि हमें इस परिपाटी को खत्म करने की जरूरत है, हमें इस ट्रेंड को तोड़ने की जरूरत है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज हम जिस जनसेवा में, जिस राजनीति का हिस्सा बने हैं, उस राजनीति में सबकी सहभागिता, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो जोड़ने की जरूरत है। परिवार से बाहर पार्टी को निकालने की जरूरत है। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम राबड़ी देवी आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। देखिए, ये भी वो परिवारवाद का ही एक उदाहरण है जहां पर अब चर्चा सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन ये होती हुई कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जिसका ऐलान आज कार्यकारिणी की बैठक जब सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से घोषणा के तौर पर सामने आ सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा लगातार चल रही थी, जिसे राबड़ी देवी ने भी खारिज करने की कोशिश की। लालू प्रसाद ने भी कहा कि कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब आज लालू प्रसाद की तरफ से इस कार्यकारिणी में बोला जाएगा तो क्या कुछ कहते हैं वो, क्या एक बार फिर से, चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी ने इससे पहले जब लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में भूमिका अदा की थी, तो क्या एक बार फिर से राबड़ी देवी को यह बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी और परिवार दोनों के बीच के कलह को शांत करने की कोशिश की जाएगी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका देने के साथ लालू प्रसाद की तरफ से। हालांकि तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा अब भी की जा रही है, ये नाम अभी बरकरार है, इस पर पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा संभव है।
तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक आयोजित की गई और बैठक को लेकर तैयारियां जो हैं पूरे जोर शोर से की जा रही है। आरजेडी नेताओं का यह कहना है कि आज की इस बैठक में पार्टी को लेकर कई अहम निर्णय लालू प्रसाद यादव की तरफ से लिए जाएंगे। देखिए संवाददाता अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो आज पटना में आयोजित किया गया है और यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। 11:30 बजे से ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो शुरू होगा और यहाँ पे जो हर राज्यों से जो लोग हैं आरजेडी के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ अन्य जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और अत्यधिक लोग पटना पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। उसके साथ साथ जो तैयारी है वो पुरजोर तरीके से चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। दीप प्रज्वलित होगा और उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव चूंकि ये दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के नेता है, बात करते हैं। ये बताइएगा कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, मोटिव क्या है और किस तरह से पार्टी और मजबूत होगी इसको लेकर के लालू जी क्या कुछ संदेश देंगे? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और सभी माननीय जो पूरे देश के जो विभिन्न राज्यों के माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, पूर्व सांसद, सारे डेलीगेट्स जो हैं सारे लोग रहेंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के तमाम बेरोजगार नौजवान, किसान, व्यवसायी, अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोग A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मानती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काफी मजबूत होगा। चलिए, तो काफी मजबूत होगा राष्ट्रीय जनता दल, ये कहना है। आरजेडी की दो नेता हैं जिन्होंने बताया कि एक इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले होने हैं उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जो है वो आज निर्णय लेंगे और उसे सब मानेंगे। तमाम पार्टी के जो लोग हैं उसे स्वीकार करेंगे। और दूसरे जो है युवा नेता, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी ने 2020 में अपने आप को मजबूत और सशक्त किया, वैसे ही आगे भी जो है आरजेडी मजबूत होती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सुगंध, रंग और मोहम्मद सज्जाद के तौर पर हुई है। हत्या के कारणों का